हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। अमेजिंग। कहाँ भाई, एक बार बस बता दो, हाँ मैं दिख रहा हूँ क्या? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वीडियो आ गया। वाओ विशाल। विशाल की क्लास में आ गया विशाल। गजब कर दिया विशाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाय सृजन, हाय विभूति, हाय निखिल, हाय यश। चलिए, पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था जरा बताएंगे? फटाफट से एक बार बोल दो। पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था बताएंगे? ओ वाओ, बेस्टेस्ट टीचर, थैंक यू। क्या हालचाल गुरुजी? अरे एकदम बढ़िया, राधे राधे। शाम मचा दे। आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू। हम्म। यस। जल्दी। भाई कमेंट कहाँ गए? कल क्या पढ़ाया था बस वो बता दो। हाँ। डीपीपी 00 पे खत्म हो गया था। उसके अलावा कुछ पढ़ाया था क्या और? नहीं पढ़ाया? हम्म। हम्म। बस डीपी 00। अच्छा एक बार होता, कल मैंने आपको 00 जो दी थी वो आपने की? उसके सारे सवाल हुए आपसे? बोलो। अरे सवाल हुए भाई? यस सर। हाँ, इंट्रोडक्शन हो गया था अपना। आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा और वो होगा आपका, व्हाट इज केमिस्ट्री? जल्दी बताओ। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है? क्या पूछेगा बताओ? व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? ठीक है, चलो बताओ क्या होती है केमिस्ट्री। हाँ, अब देखो इधर, व्हाट इज केमिस्ट्री? साइंस ऑफ केमिस्ट्री बोल रहे हो आप? नहीं। देखो मैं बताता हूँ आराम से, और आप इसको अच्छे से लर्न करते हुए चलना भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भाई। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। दोबारा से बोलेंगे हम। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ मैटर। ध्यान सुनना वापस से। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी करने को कहते हैं एक तरह से हम केमिस्ट्री, बस। तो मैटर के अंदर स्टडी का मतलब क्या? तो मैटर के अंदर स्टडी का मतलब उसके मैटर के केमिकल कंपोजिशन। दोबारा से बोलो। मैटर के केमिकल कंपोजिशन की बात करें। ठीक है। मैटर के केमिकल कंपोजिशन की बात करें। उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। और सबसे बड़ी बात, नहीं आदित्य, आदित्य गलत फहमी है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, जब आप मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि एक बच्चे ने ऐसा लिखा है कि ये वहां था, नहीं ये अपना ही है। हाँ, वो यूज हो रहा है। क्योंकि मैं, आदित्य, लगभग 2000, मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं पहले। ठीक है, मेरा नाम विशाल जोशी सर है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। प्यार से बच्चे विजय सर बोलते हैं। ठीक है। मैंने कल लिखा था, याद है, 22 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताऊं, 2000, ठीक है, 5 से लेकर के लगभग 2011 तक मैं बंसल क्लासेस में था। ठीक है। बंसल क्लासेस के बाद में 2011 से 2017 तक। ठीक है। हाँ, मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट में गया जिसका नाम आपको पता होगा। ठीक है। हाँ, कोटा फैक्ट्री के अंदर बताया गया उस क्लासेस के बारे में। समझ गए? क्लियर? तो यहां पर जो भी गया, ये सब मटेरियल हमने वहां पर बनाया जितना भी था। कोटा फैक्ट्री में उस क्लास के नाम पे बताया होगा, तो जितना भी मटेरियल है वो सारा हमने बनाया, डेवलप किया, सारी चीजें हमने बना के दी। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर दोस्तों? तो जितना भी मटेरियल है, चाहे जी शीट से, चाहे डीपीपी है, सब दिन रात एक करके 15-15 घंटे, 12-12 घंटे हमने काम करके वहां पर जो है वो ये सारा का सारा बनाया है। तो जितना भी आपको मिलेगा वो अपना है, और अपने अंदर एडिशन मिलेगा। उसके अंदर अगर कोई लाइन करेक्टेड है तो भी अपने को पता है कि यार यहां पे ये लाइन अलग है, यहां ये लाइन अलग है। समझ रहे हो? हाँ। यहां पर जो है वो ये वाली बात अलग है, यहां पर ये वाली बात अलग है। देखो इसका आंसर ये सी होना चाहिए, इसके अंदर ये है, ये सब पता है क्योंकि अपन ने ही बनाया इसको एज इट इज।
समझ गए होंगे मेरी बात बेटा। तो जो भी बच्चा, जैसे आदित्य ने लिखा कि ये डीपीपी वहां थी, नहीं, अपनी डीपीपी वहां थी, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। आप सर्च कर सकते हो चाहो तो, आप जाओ सब पर सर्च कर लो, ठीक है, विजय सर के बारे में गूगल पे देख लो, गूगल क्या बोलता है, कहाँ एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस, ये सब आपको पता चल जाएगा। समझ गए मेरी बात? सिंपल है। यस। तो आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है जी कुंदन, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन में क्या है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि नई लिमिटेशंस होती हैं, तो आपको मैंने क्लियर बता दिया, इसलिए जो भी चीज थी, तो अब आप कंफ्यूजन नहीं लाएंगे। अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, जो भी शीट होंगी वो सब, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं मैं कि अब अपन जो अब देंगे ना मटेरियल आपको, वो दुनिया का सबसे बेस्ट मटेरियल होगा, ऐसा कोई नहीं दे सकता आपको। आज आपका काम है कि आप अपने सारे दोस्तों को बताओगे जाके, जितने ज्यादा दोस्तों को बताओगे उतना फायदा होगा आपका, जितनी ज्यादा, क्योंकि आपका दोस्त फिर आपको बनेगा सुपीरियर, आपकी वैल्यू करेगा। अभी जैसे आपका दोस्त कहता होगा कि मैं वहां पढ़ता हूं, तो वो ऐसे कॉलर ऊपर करके कहता होगा, लेकिन जब आप बताओगे कि बेवकूफ तो इतना पैसा खर्चा करके पढ़ रहा है, इतना पैसा खर्चा करके, इतना दुख देख के, ऐसा खाना खा के, फूड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, फैमिली का जो है वो खुश नुमा माहौल तो जो है वो वेस्ट कर रहा है, अपने पेरेंट्स से दूर, अपने दोस्तों से दूर, ठीक है, इन सब से दूर रह के, तो इतना पैसा खर्च करके जो मार रहा है वो मेरे को घर पे बैठे बैठे मिल रहा है, और उनसे मिल रहा है जिन्होंने बनाया है और जिन्होंने प्रोड्यूस किया है। AIR 1 2 3 6 8 9 10 11 12, इतनी सारी रैंक्स, केमिस्ट्री ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ये सारी की सारी रैंक्स अपनी प्रोड्यूस की हुई हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो रैंक यहां मिसिंग है वो आपको लानी है 11th वालों को, समझ रहे हो। दूसरी बात, उनको बोल के कंपटीशन नहीं बढ़ाना है मृणय, आप उल्टा करो, पता है क्या, उनको बोल के आपको अपने आप को उनसे सुपीरियर बनाना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका अच्छी पढ़ाई होती है। समझ रहे हो? अरे समझेंगे आदित्य, थोड़े दिन बाद समझेंगे ना, जब तू घर बैठे इतनी अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट रहेगा। 2 महीने बाद बात करना उनसे, 2 महीने बाद वो बोल रहे होंगे आदित्य कि मेरा 11th बर्बाद, इतना पैसा खर्च करके भी 11th बर्बाद है, और तू बोलेगा भैया हम तो मैगी खाते खाते भी आपको केमिस्ट्री सीख गए। बिल्कुल, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। समझ गए मेरी बात? अब 2017 से फिर हमने, हाँ, अपना संस्थान खोला था न्यूक्लियस, नाम तो सुना होगा, याद है? न्यूक्लियस का नाम सुना होगा, हाँ या ना? फिर उसके बाद 2017 के बाद 2020 तक, ठीक है, यानी 21 या 20 के आसपास, फिर कोविड आ गया था, याद आया? कोविड आ गया था तो एक दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थे, हाँ या ना? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थे, हाँ या ना? पक्का जी? जी 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 बिल्कुल विद्या, बिल्कुल, ठीक है। अब तो ये सारी कहानी थी। उसके बाद आपको पता ही है कि एक प्लेटफॉर्म ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, समझ गए होंगे आप, हाँ, जो भी था आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक ऑफलाइन था, एक ऑनलाइन था, और अभी अपना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हट करके यहाँ ऑनलाइन पे है अभी अपन, ठीक है। तो जो भी मटेरियल आपको है, वो पहली बात तो कोटा का सबसे बेस्ट मटेरियल मिलेगा। उसके फायदे क्या है? पहला, ऑफलाइन क्लास की फीलिंग मिलेगी, ऐसे टीचर जो आपको पढ़ा रहे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, आप फीडबैक लेना एक बार, ठीक है। दूसरा, आपको घर बैठे कोटा का मटेरियल मिलेगा एज इट इज, पहले, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा सबसे अच्छा, कि घर बैठे मिल रहा है तो आपको घर का माहौल मिल रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ मिल रहा है, ठीक है। चौथा फायदा क्या हुआ, कि आपको अपने घर पर बैठ के घर का माहौल मिलने के साथ साथ घर का खाना मिल रहा है, जो कि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्लियर दोस्तों? हाँ या ना? ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि कोई पीयर प्रेशर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, डीमोटिवेशन नहीं होगा। आपका जो बच्चों को यहां आके हो जाता है टेंशन में, देखो, नो डाउट ऑफलाइन बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपको सरवाइव करने के लिए अब टेंशन जो लेनी पड़ती है, वो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके घर पे आ गया। तो आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, ये बात क्लियर हो गया अब, ठीक है, कि आपको जो मटेरियल मिल रहा है वो हमारा बनाया हुआ मटेरियल है जो मिल रहा है, और सब जगह मिल रहा है। क्लियर पे? दूसरी बात,
जो मटेरियल मिलेगा वो कोटा का सबसे बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा, कोटा के सबसे बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। आपको पता है जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं 20 साल का एक्सपीरियंस है सबको, 20 ईयर्स। हाँ, सब सब सब्जेक्ट का। तो कभी 5 टीचर की बात भी करूँ तो 100 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और अगर 6-7 टीचर है तो टोटल 120 साल का एक्सपीरियंस आपको आईटी के फील्ड में मिल रहा है। यस, मैं अश्योर कर रहा हूँ बेटा आपको, अभिनव, बेस्ट मटेरियल मिलने वाला है आपको। समझ रहे हो, बेस्ट मटेरियल कोटा का सबसे, प्लस टेस्ट पेपर की क्वालिटी आप देखना किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा उससे बेस्ट होगी। ठीक है, ये भी आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है ना, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वाली टेस्ट आपको मिलेगी यहाँ पर, सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये टीचर्स जो है वो हाई क्वालिफाइड है इस फील्ड के, इतने एक्सपीरियंस्ड है कि वो जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो प्योर अच्छे और जेई एडवांस के लाइक के होंगे, तो वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगी। ठीक है, अब आपको जो दो चीजें मिलेंगी, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। एक डीपीपी मिलेगी जो 0-0 थी, है ना, फिर डीपीपी मिलेगी 1 से लेकर के जितनी भी होगी, जैसे 1 2 3, ये जब मैं कहूंगा तब आपको सॉल्व करनी है। कुछ बच्चे यहां पर क्या बोल रहे हैं, कुछ बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं कि ये डीपीपी 1 हमने की थी, हमसे हुई नहीं। भाई मेरे, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तू करेगा क्यों? होमवर्क हम देंगे। सर विल यू टीच अस इन 12? बिल्कुल, डेफिनेटली आर्यन, हाँ बिल्कुल। अब कोई ऑफलाइन की नीड नहीं है आपको, अगर आपने ये कोर्स ले लिया और इन टीचर से पढ़ रहे हैं तो। हम्म, ठीक है, समझ रहे बात को? हाँ, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं और सीरियसली पढ़ रहे हैं और हमारी बात मान रहे हैं, हमारी बात को मान करके सीरियस आप अगर अपना काम कर रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है फिर से बोलना है। अब जो डीपीपी होगी वो मैं होमवर्क दूंगा आपको, तब आपको करना है। इसी तरह से जो शीट है वो आपको जब मैं होमवर्क दूंगा तब सॉल्व करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक प्रॉमिस करना है, क्लास में रेगुलर आना है। लेवल जो होगा वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, लेवल हमेशा जेई मेन और एडवांस दोनों को कवर करेगा, ये हम अश्योर करते हैं आपको। हर टीचर के बिहाफ पे बोल सकता हूं मैं आपको, क्या बोला, सारे टीचर्स के बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूं आपको कि आपको जो शीट का और इसका जेई मेन का एडवांस का जो लेवल होगा, क्वेश्चन का लेवल होगा, वो सेम मिलेगा और आपको हाई लेवल का मिलेगा और अच्छा मिलेगा। उसमें जेई मेन और एडवांस दोनों कवर मिलेगी। डीपीपी और मॉड्यूल शीटें आपकी अपलोड हो जाएगी सारी। ठीक है, कार्तिक, लेक्चर प्लानर आपको जो है वो हम बैठे हैं ना, हम जो डेली आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज द लेक्चर प्लानर, आप अच्छे से पढ़ो उसको। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को? और सबसे अच्छी बात है कि आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, और वो रूल होगा लाइव क्लास। अगर आप डेली लाइव क्लास में आते हो मेरे लल्ला, तो आप मचा देंगे आईटी के क्षेत्र में हल्ला। क्या बोला बताओ मैंने? सर स्पेशल बैचेस के लिए एडमिशन कहां पर होगी अपलोड? इसी में ऐप पर अपलोड हो जाएंगे बेटा, आप सब टेंशन मत लो। ठीक है, एक आपको अगर बुक सॉल्व करनी है, कई बच्चे बार बार चैट बॉक्स में लिख रहे हैं बुक बुक बुक, कौन सी है बताओ? तो बुक आपको मेरी ही बुक आएगी, एक विशाल जोशी, ये 11th और 12th दोनों में काम आएगी आपको। ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। क्या बोला मैंने? प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, हाँ लिख दिया ना बुक का नाम यार, विवेक कार्तिक लिख तो दिया। हाँ, सिंगेज भी कैसे करें बता तो रहा हूं, अभी रुको तो सही। आपको मेरी बुक के बारे में पता कैसे चलता है, जबकि मैंने तो आज तक नहीं बताया? लिख दिया ना भाई, मेरे को तो डर था, अभी लिख दिया पहले डर के मारे। ठीक है, तो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, आपको होमवर्क उसमें से भी मिलेगा, लेकिन आप अभी सबसे पहले मैं जैसा कहूंगा वैसे करते जाना। मतलब जब मैं कहूंगा पहले डीपीपी, फिर मैं कहूंगा शीट, फिर जब मैं बुक कहूंगा तब बुक करना। अभी अपने मन से करोगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी, फिर से वही होगा, सवाल सोल्व नहीं हो रहे, सवाल नहीं हो पा रहा। ठीक है, हाइपर नोट, आई होप आप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। चले शुरू करें, व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर आप आज्ञा दे तो चालू करता हूं, बोलो बोलो। हाँ पक्का? और आप प्रॉमिस कर रहे हैं, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ सर हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि टॉप रैंक ला के देंगे, 2 साल आपके साथ हम बने रहेंगे और हम बहुत अच्छी रैंक ला के देंगे आपको। ठीक है, प्रॉमिस लिख के दो, ऐसे नहीं। मिल जाएगी डीपीपी, डीपीपी अपलोड हो जाती है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे कमेंट लिख देते हैं वो ढूंढते नहीं है, आपको सारी चीजें अपलोडेड मिलेंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन चीजें सारी मिलेगी, क्योंकि आपको पता अपलोड होने में टाइम भी लगता है। हाँ, आप प्रॉमिस करो पहले, आज से नोट्स बनाने हैं। वैसे मैं जितना भी पढ़ाऊंगा वो सारा ऐसी शीट आपको एज इट इज अपलोड कर दूंगा मैं, तो आप चाहो तो हैंड रिटन नोट्स अपना बना सकते हो, आप चाहो तो शीट को देख के बना सकते हो, शीट को याद कर सकते हो। एक सवाल मेरा और है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं?
मैं आपको एक जनरल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। ये आपसे कोई पूछे कि जनरल केमिस्ट्री क्या है, तो आप बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बेटा, कि ये एक केमिस्ट्री का सर ने पहले बेसिक कोर्स तैयार किया जिससे कि हमारी सारी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट आएगा, कुछ क्वांटम नंबर आएगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, कुछ पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक आएगा, कुछ जेड इफेक्टिव आएगा। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए थे कल, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे सबसे पहले। चैप्टर्स मैंने बता दिए थे, आई होप आपको पिछली क्लास में, है ना, पक्का। तो मैं अब शुरू कर रहा हूं बिना किसी देरी के, चलो। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ मैटर। अब कोई चैट बॉक्स में फालतू बात नहीं लिखेगा, कुछ नहीं पूछेगा, जो मैं बोलता रहूंगा बस वो सुनना है और उसे याद करना है, हाँ या ना। अभी कुछ मत पूछो, अब आधे घंटे बाद पूछना, पहले आधे घंटे तक चुपचाप पढ़ेंगे हम। हाँ, मैं आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चित्रांग भैया की तरफ फर्स्ट रैंक लाएंगे अपन मिल करके। तो इधर देखो, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर की स्टडी की बात हो रही है, तो मैटर की स्टडी कैसे होती है? पहला, मैटर की जो स्टडी होगी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी। मैटर की स्टडी में उसके केमिकल कंपोजिशन की स्टडी। ठीक है, मैटर की स्टडी का मतलब चेंजेस की स्टडी जो मैटर में होने वाले हैं, और एनर्जी चेंजेस की जो उसके अंदर होंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एज इट इज आपको शीट में मिल जाएगी कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ मैटर्स, मैंने बताया था अभी। ठीक है, याद करते जाना डेफिनेशन। स्टडी ऑफ मैटर में क्या? इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या याद करना? केमिकल कंपोजिशन। जल्दी जल्दी याद करो, है ना। फिर से मैं बोलूंगा, जिनको नोट्स बनाने वो हाथ से लिख सकते हैं। ये जितना यहां पर बोर्ड पर है वो सब आपको मिलेगा, सारी चीज आपको मिलेगी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि मैं नोट्स बनाऊं, हैंड रिटन मेरा कुछ छूट गया, सर प्लीज रिपीट कर दो, सर मेरे लिए स्लाइड खोल दो, सर मैंने नोट नहीं किया। इन सब टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। ये ऐसा का ऐसा लिखा हुआ आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आपको लिखना हो तो साथ के साथ लिखें, आपको घर पे लिखना है तो घर से लिखो। ठीक है, क्लियर? तो दोबारा से बोलो फटाफट। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या बोला बता मैंने? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विच इट अंडरगोस, एंड द एनर्जी चेंजेस accompanies these process, and the energy changes accompanies these process. क्लियर? जल्दी बढ़ाओ फटाफट, हाँ या ना। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देसी भाषा में बोले तो आप बोलो व्हाट इज केमिस्ट्री। अब तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ मैटर। तो एक सवाल आएगा नहीं आएगा? बता, अगला बोलो क्या आएगा, कि मैटर क्या होता है। बताओ मैटर क्या होता है। अच्छा, एक और सवाल आएगा, केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है? बताओ कितने टाइप की है? 3 टाइप की, टाइप ऑफ केमिस्ट्री में। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, और तीसरा फिजिकल। इसीलिए 3 टीचर पढ़ाते हैं आपको। केमिस्ट्री कितने टाइप की होगी बेटा? आदित्य, आपको लिखना भी पड़ेगा कि क्या नहीं समझ में आया। जैसे मैंने आपको सिर्फ एक डेफिनेशन बोली है, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। अब आदित्य इसमें क्या बताऊं? दिस इज एक ब्रांच है ये तो, जो किसकी स्टडी करेगी? मैटर की। बस इसमें क्या समझना था आदित्य, बताओ। अब अभी आगे आएगा ना कि मैटर क्या होता है ना आदित्य? मैटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसकी स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है आदित्य, और रिक्वेस्ट है, कोई जब ये लिखे कि नहीं समझ में आया तो प्लीज पूरा लिखो कि क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसे रिपीट कर सकूं, है ना। देखो एक बात बता दे, अगर किसी ने टाइम पास करने के लिए कोई कमेंट लिखा, और अगर किसी ने ये सोचा कि मैं तो सर के मजे ले लेता हूं, तो ऊपर वाला देख रहा है, जो भी चैटिंग में मेरे मजे लेगा, ऊपर वाला उसका आईआईटी में मजे लेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यहां पर मजे लेने आना है आदित्य। ठीक है, अब आदित्य, है ना, ये आप आदित्य, ऊपर वाला देख रहा है, जो चैटिंग में पढ़ाई के अलावा कोई भी फालतू की बात करेगा, जबरदस्ती बोलेगा समझ में नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला उसे देखेगा, उसका फल उसे आईआईटी के रिजल्ट में दिख जाएगा। अगर आप अपने आईआईटी के रिजल्ट को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो 3 तरह की केमिस्ट्री होती है, बताओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके कहते हैं? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। किसे कहते हैं बताओ? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। दूसरा, इनऑर्गेनिक की बात करो। इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट, मतलब समझो हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन वाले कंपाउंड जिसमें सी और एच होता है, सी और एच होता है, सी और एच होता है, तो वो और उसके डेरिवेटिव्स, उनकी स्टडी जिसमें करेंगे उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। दूसरा, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो जितने भी कंपाउंड नेचर में मालूम है, दोबारा बोलो। डेरिवेटिव मतलब होता है जैसे ये सी 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 एच है, ऐसे अगर आपने पढ़ा होगा, ये आपका एक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इस हाइड्रोकार्बन में आपने क्या करा, ये एच हटा करके यहां पर क्या लगा दिया? Cl। तो ये क्या बन गया उसका? डेरिवेटिव। अगर यहां पर आपने एच हटा के क्या लगा दिया? OH, तो ये हो गए डेरिवेटिव। दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लॉस। क्या बोला? स्टडी ऑफ लॉस गवर्निंग बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। स्टडी ऑफ लॉस यानी कि हम चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये जो पढ़ते हैं ना, ऐसे लॉस की स्टडी की जाती है, उसे कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हाँ या ना? फिजिकल साइंस एक ब्रांच होती है साइंस की बेटा, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज आती है। हाँ, सब्स्टिट्यूट और डेरिवेटिव्स एक ही बात हो सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, तो केमिस्ट्री अपने पास तीन तरह की होगी, अगर कोई पूछेगा तो डेफिनेशन बता दोगे। अब इसके बाद एक केमिस्ट्री और पढ़ोगे आप, जिसका नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री। आप पढ़ोगे पॉलीमर के बाद बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये सब बातें, सारी केमिस्ट्री इन तीन ही केमिस्ट्रियों के हिस्सा होती है। जैसे एक बच्चा बार बार आदित्य लिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेटा तू जितने डाउट पूछेगा मैं सारे बताऊंगा। मजे लेने वाले डाउट होंगे तो ऊपर वाला उतनी ही बार तेरे मजे लेगा। मैं अपने टीचर कर्तव्य का पालन करूंगा, और तू मजे ले रहा है तो तेरे मजे ऊपर वाला लेगा एग्जाम में। और जिस दिन मजे ले उस दिन मुझे बताना, क्योंकि मुझे आदित्य का नाम सबको बताना है कि देखो मैं सही था, आदित्य गलत था। याद रखना ये, ठीक है। अब देखो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री किसके अंदर आती है? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो मैंने क्या कहा? पॉली केमिस्ट्री है वो, पॉलीमर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो भी और केमिस्ट्री के नाम सुनोगे वो सब इन तीनों के अंदर आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बताओ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम जितने भी नॉन कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। दोबारा बोलो, जितने भी नॉन कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करेंगे? स्टडी ऑफ लॉस गवर्निंग, बोलो, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चलो, तीन केमिस्ट्री के बाद अब मजा आएगा। वाओ, क्या होता है बताओ? मैटर। अब बताओ मैटर किसे कहते हैं? मैटर क्या होती है? डेफिनेशन बताओ। जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, मैटर होता है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। बताओ जल्दी क्या हुआ? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो क्या कहलाएगा? मैटर। ठीक है, अब मैटर जो होता है वो दो तरह का होता है। क्या बोला? जल्दी बताओ। मैटर दो तरह का होगा। पहला, उसका क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होगा? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा क्या होगा बताओ? केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन टाइप का होता है, सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, और एक गैस होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है बताओ? एक प्योर सब्सटेंस होता है, और एक आपका मिक्सचर होता है। चलो फटाफट से बोलेंगे वापस से। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कुछ भी जिसका मास हो और जो ऑक्यूपाइड स्पेस यानी जो जगह घेरता हो। क्लियर? हाँ क्षितिज, थैंक यू फॉर योर काइंड इन, ठीक है, सजेशन। थैंक यू बेटा क्षितिज। तो यहां पर अगर हम बात करें मैटर की, तो एनीथिंग, कोई भी, समझ गए? जो, जल्दी बोलो, कोई भी जो मास रखता हो और क्या रखता हो बताओ? ऑक्यूपाइज स्पेस, वो क्या होगा? बोलो,
वो होगा आपका मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन पूछे कितने टाइप से? दो टाइप से, एक आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा, एक केमिकल क्लासिफिकेशन होगा। क्या बोला जल्दी बताओ? एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल। अच्छा मजेदार बात है बेटा, आज अभी ये जो क्लासिफिकेशन बताऊंगा इसमें से अभी सवाल दूंगा, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा उसके सारे सवाल सही होंगे, और जिसके सवाल सही होंगे वो आईटी में सेलेक्ट होने वाला है। आज देखना आप जेई के अंदर कैसे कैसे सवाल आते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन में पूछेगा कितने टाइप के होते हैं? तीन। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। और अगर हम बात करें यहां पर केमिकल, तो केमिकल में दो होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। हाँ या ना? क्या होते हैं जल्दी बताओ? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये कि प्योर सब्सटेंस जो होंगे वो दो होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है आपका कंपाउंड। ठीक है, एक होगा एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। मिक्सचर के अंदर भी दो तरह का होता है मिक्सचर, एक होता है होमोजेनस और एक होता है आपका हेट्रोजीनस। अच्छा एक बात बताओ, पहला सवाल मेरे से पूछेगा कि यार सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी कुछ होती है क्या? आपने क्लासिफिकेशन तो बोल दिया, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो क्या और भी होता है क्या? तो मेरी बात सुनो, सॉलिड लिक्विड के अलावा भी होता है, एक होता है प्लाज्मा स्टेट, एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। तो मैं आपको बता दूं, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट और प्लाज्मा आपको नहीं बोलनी है। क्लियर दोस्तों? क्या बोला बताओ मैंने? बोलो। बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट आपको नहीं बोलनी है। क्लियर? आपको सिर्फ दो ही बोलनी है, तीन ही बोलनी है। ये कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा जेली जेली टाइप की नहीं होती है, इस तरह की जो स्टेट्स होती हैं, वो सब स्टेट कंसिडरेबल तीन ही करनी है आपको। क्लियर दोस्तों? आपने नाइन्थ में हो सकता है पढ़ा हो ये बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। क्लियर? वो छोड़ दो, अब आगे बढ़े। एलिमेंट क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो? ठीक है, एलिमेंट क्या होगा बताओ? एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो? एलिमेंट होता है सब्सटेंस विच are made up of same type of एटम। और ये एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, याद है? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे एलिमेंट क्या होता है तो बहुत बड़ी मजेदार बात है, ध्यान सुनना। एटम का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार ये सोडियम एलिमेंट, और फिर मैंने कहा ये सोडियम एटम। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? सोडियम एलिमेंट, और दूसरा मैंने बोला सोडियम एटम। इसका मतलब समझते हो आप? सोडियम एलिमेंट का मतलब होता है कि सोडियम एटम से मिलकर बना है वो। ये जो एटम होंगे ना, खूब सारे एटम, उनसे मिलकर बना होगा, वो होगा सोडियम एलिमेंट। क्लियर? आया ना? क्लियर? मेटलॉइड वो होते हैं बेटा जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। बोलो जल्दी, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। आया ना? जल्दी बोलो। क्लियर? फटाफट मेरी बात सुनते जाना, जल्दी जल्दी मैं सवाल पूछूंगा जेई के अभी आए हुए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से बता दो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं होती, जो एलिमेंट आपको पता है उसकी स्टडी करने को कहते हैं बस, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव, क्योंकि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक में। ठीक है, अब देखो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स रेशो। ठीक है, फिक्स रेशो में अगर दो एलिमेंट है तो उसे क्या कहा जाएगा आपका? बोलो। कंटेन टू और मोर एलिमेंट इन फिक्स रेशो, तो वो कंपाउंड कहलाएगा।
ठीक है, कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। दोबारा से बोलो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। दोबारा बोलो, कौन कौन से होंगे बताओ? एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। आगे बढ़े। अच्छा, मेरा एक मजेदार बात है, पूछो क्या? ये जो मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर एक तो होता है होमोजीनस और एक होता है आपका हेट्रोजीनस। दोबारा से बोलो, एक होगा होमोजीनस और एक होगा हेट्रोजीनस। होमोजीनस क्या होता है देखना जरा। नमक, जब हमने नमक को पानी में डाल दिया और नमक को पानी में डिसॉल्व कर दिया, क्लियर दोस्तों? नमक को पानी में डाल दिया और डिसॉल्व कर दिया, तो नमक का, अगर मैं नमक का जो पानी बनाया उसमें से ऊपर वाला हिस्सा लिया और इसे टेस्ट किया, तो मुझे उतना ही स्वाद आएगा जितना मैं लास्ट बॉटम वाले नमक पानी का टेस्ट करूंगा। ठीक है, यानी कि नमक जो है थ्रू आउट सेम कंपोजिशन में डिसॉल्व हुआ है। क्या बताया मैंने? यूनिफॉर्म फेज होती है, सेम एग्जैक्ट ऊपर से नीचे आने पर सेम एग्जैक्ट आपका वो डिसॉल्व हुआ है, उसे कहा जाता है होमोजीनियस। क्लियर दोस्तों? तो थ्रू आउट सेम कंपोजिशन यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड होमोजीनस। हेट्रोजीनस में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता या थ्रू आउट सेम नहीं होता। क्लियर दोस्तों? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि मिट्टी डाल दो पानी में, जल्दी बताओ, अगर मैं मिट्टी डाल दूं पानी में तो मिट्टी डालने पर क्या होगा? मिट्टी तो नीचे सेटल हो जाएगी, और अगर मिट्टी नीचे सेटल हो गई तो सारी मिट्टी नीचे दिखेगी, तो ऊपर तो नहीं दिख रही। क्या मिट्टी नीचे सेटल्ड है? हाँ, तो इसका मतलब सैंड जो है वो नीचे सेटल है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है पानी में, तो इसका मतलब वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस। क्या होगा दोस्तों? हेट्रोजीनियस। कैसा हो जाएगा दोस्तों? हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो यानी कि आपको हेट्रोजीनियस भी समझ में आ गया और होमोजीनियस भी। होमोजीनियस क्या होता है? हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर। हेट्रोजीनियस है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, अब अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो प्रॉपर्टी की बात करो, देखो पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड में मिनिमम होगा, लिक्विड में कैसा होता है पार्टिकल डिस्टेंस? मॉडरेट। गैस में क्या होता है? मैक्सिमम। गैस में बहुत दूर दूर होंगे वो। ठीक है, इधर देखो, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की तो मैक्सिमम होगी डेंसिटी सॉलिड में, इसमें मॉडरेट होगी, उसमें मिनिमम होगी। ऑब्वियस सी बात है, गैस में डेंसिटी मिनिमम ही होगी। वॉल्यूम की बात करो, मिनिमम होगा, वो मॉडरेट होगा, वह मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि शेप की बात, तो बचपन में पढ़ा था अपन ने, डिफाइंड शेप होता है सॉलिड का, लिक्विड का नॉट डिफाइंड होता है, और यहां पे भी नॉट डिफाइंड होता है। अब एटॉमिसिटी क्या होती है? एक वर्ड होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि अगर मैं फास्फोरस में P4 लिखूं तो आप क्या बोलोगे? फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है? 4। तो एटॉमिसिटी किसे कहा जाता है जल्दी बताओ? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दोबारा बताओ, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्या कहलाएगी? एटॉमिसिटी। अगर मैं बोलूं सल्फर की एटॉमिसिटी बताओ, तो आपको पता है सल्फर को हम S8 लिखते हैं, तो क्या होगा ये? S8। क्लियर दोस्तों? अगला देखो, अगर आपसे पूछे मेटेलॉइड्स क्या होती हैं, तो मेटेलॉइड्स अभी बताई थी मैंने, एलिमेंट विच शोज बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। जैसे आप देखो, ये सारी सारी क्या होती है? मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स का मतलब समझ में आया? मेटेलॉइड वो होंगी जो, बोलो, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखेगी, उसे क्या कहा जाएगा? मेटेलॉइड्स। क्या कहा जाएगा बताओ? मेटेलॉइड्स। क्या कहेंगे? मेटेलॉइड्स। आगे समझ में? अब देखो इधर, कंपाउंड क्या होता है? अभी बताया था मैंने, मेड अप ऑफ 2 और मोर देन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन अ फिक्स रेशियो, दीज आर द कंपाउंड्स। वाटर, अमोनिया, PbH3, ये सब क्या है? कंपाउंड्स। एलिमेंट की डेफिनेशन में बता चुका हूं। अब इधर आओ, होमोजीनस की मैं डेफिनेशन बता चुका था, मिक्सचर विच है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, और इसकी बताई थी कि डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट। हाँ या ना? अब मैं आपको ये जो बताया इस पर सवाल बताऊंगा, तो आप कर देंगे क्या? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सवाल बता दोगे क्या? हाँ या ना तो बोल दिया करो यार। यस सर, बता दोगे?
फटाफट से देखो, मैं अलग से सवाल लिखूंगा। ये पहला, हीलियम, अलॉय, एयर, ठीक है, ब्लड, मिल्क, ठीक है, टैप वाटर, आयरन, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल्ड ड्रिंक बिफोर शेकन, आफ्टर शेकन। चलो ट्राई करो, इनको फटाफट बताओ, जल्दी सोचो। इसमें बताना है कि मिक्सचर है या प्योर है, प्योर है तो एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है, ऐसे बताना है, ठीक है। चलो ट्राई करो। हो गया, आराम से करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म बस ट्राई करो कि सही हो। वाह सौम्या, गजब, पार्थ गजब, प्रथम गजब, प्रशांत गजब, तनय गजब, अरे वाह रवि गजब, आंसर दिए जा रहे हैं। वैभव, आकाश, वाह, कमल, अमित, सिद्धार्थ, अथर्व। चलिए, तो आई होप कईयों ने कर लिया होगा। अब देखो, इस तरह के सवाल जब आएंगे एग्जाम में तो आप कैसे करोगे। अब जब हीलियम बोलेगा तो हीलियम एक एलिमेंट है, तो आपको ऐसे लिखना था कि एलिमेंट है इसलिए ये प्योर है, और प्योर में ये कौन है, एलिमेंट। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे। अलॉय क्या है, इधर लिख देता हूं उल्टा, है ना। हम्म ये क्या है, एलिमेंट, तो एलिमेंट तो प्योर होता है। अलॉय क्या होगा बताओ। अलॉय एक मिक्सचर होती है, और हमेशा जो भी अलॉय होगी वो मोस्ट ऑफ द अलॉय होमोजीनियस होती है, इसलिए आपको अलॉय को होमोजीनियस ही लिखना है, ठीक है। आप हमेशा कंफ्यूजन में आएगा कि अलॉय को हम क्या माने, तो आपको अलॉय होमोजीनियस टिक करना है जेई के अंदर, ठीक है। बहुत एडवांस लेवल पर जाकर नहीं सोचना है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, इधर उधर सर्च करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ आ सकता है कि सम एलॉयज आर जो है हेट्रोजीनियस, लेकिन वो बहुत कम होती है। तो हमारे जेई के अंदर आंसर कैसे जाता है, मान लीजिए 100 में से 95% अगर कोई चीज़ है और 5% कोई दूसरी चीज़ है, तो मेजोरिटी वाले केसेस से आंसर दिया जाता है। हाय, गुजरात से हैं, अरे वाह, थैंक यू। आप समझ गए होंगे तो क्या कहलाएगा, मिक्सचर होमोजेनस। एयर क्या होगा, एयर भी मिक्सचर है। मजेदार बात है, पता है, एयर को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड होमोजीनस। एयर भी होमोजीनियस है। एयर को आप सोच रहे होंगे कि नहीं हेट्रोजीनस है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी गैसेस मिक्सचर होती हैं। देखो ध्यान से सुनना, अगर मान लो बहुत सारी चीजें मिक्स हैं और वो बहुत सारी चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, ठीक है,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, बोलो, वो होमोजीनस ही कहलाएगी। और जो गैसेस होती हैं वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है हर जगह, क्योंकि उनमें ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं लग रहा होता। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने की जगह, होने की वजह से वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी तो वो हमेशा क्या कहलाएंगी, होमोजीनस। लेकिन अब एक नया डाउट आएगा आपको भी, लेकिन सर पहाड़ पर जाते हैं तब तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो जब आपके पार पहाड़ पर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो फिर होमोजीनस कैसे हो, फिर तो हेटेरोजीनस हो गया। हट बुड़बक यार, एक हट बुड़बक। हम्म। अरे भाई, ऊपर जाने पर ऑक्सीजन कम हो गई मतलब उसका परसेंटेज कम हो गया है, परसेंटेज कम होना गया, डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी इक्वल है। यानी पहाड़ पर जब दो जने खड़े होंगे तो उस कंडीशन में पता है क्या होगा, मुझे भी उतनी ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई जितनी दूसरा है, बराबर ऑक्सीजन है ना वहाँ पे। ऐसा थोड़ी होगा कि पहाड़ पर ऑक्सीजन कम होगी तो मैं जहां खड़ा हूं वहां पर ऑक्सीजन कम मिल रही है, तुम जहां खड़े हो वहां ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, तुम तो बढ़िया ऑक्सीजन ले रहे हो, मैं ऑक्सीजन ही नहीं ले रहा। तो हुआ क्या, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो इस जगह के रेस्पेक्ट में जब पहाड़ पर ऊंचाई पे जाएंगे तो वो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा ऐसे, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा। जितनी ऑक्सीजन यहां पर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी उतना ही इक्वल है, और यहां जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। तो एयर हमेशा क्या रहेगी, होमोजीनियस। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पॉल्यूटेड एयर, बिल्कुल सही, पॉल्यूटेड एयर नहीं बोला है हमने, हमने एयर बोला है, और जब भी एयर बोला जाएगा तो उसे पॉल्यूटेड एयर काउंट नहीं किया जाएगा। समझ गए क्या बोला, पॉल्यूटेड एयर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर में तो फिर डस्ट आ गई, डस्ट आती तो हेट्रोजीनस हो जाएगा। तो सवाल दो अलग अलग बनेंगे। अगर एयर है, क्या बोला, तो हमेशा क्या होगी, होमोजीनियस। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया। एयर पर ग्रेविटेशन क्यों नहीं लगता अंकित, गैसियस पार्टिकल बहुत हल्के होते हैं इसलिए उन पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता। ये सब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, यही तो सिखाना है। आप समझ रहे हो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम हाईली ऑबलाइज्ड कि सिद्धार्थ आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि सिद्धार्थ आप जेई के सवाल में केमिस्ट्री सॉल्व करते समय मैथ्स का आंसर लिख कर आएंगे, है ना। क्या यह मैनर्स है आपके सिद्धार्थ कि आप ये सवाल यहाँ पर पूछें, आई होप ऐसा मैनर्स नहीं होगा आप में, है ना। ये आप शायद मस्ती मजाक के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है सिद्धार्थ तो बहुत सिंसियर बच्चा है, वो पता है कि अगर उसे मैटर पढ़ा रहे हैं तो मैटर का सवाल पूछना चाहिए। स्पिन क्वांटम अभी आएगा, जब इसके बाद पढ़ेंगे तो क्वांटम नंबर, है ना। तो जब क्वांटम नंबर आएगा बेटा तो उसमें आएगा ना, तब बताएंगे, है। आप लगभग जो है वो 7 बजे, 7:30 से लेकर के 8:14 तक सिर्फ एक ही सवाल बोलते रहे। क्या आप जेई में सिर्फ वो एक ही सवाल सोल्व करेंगे सिद्धार्थ, हम्म, बोलो बेटा। क्या आप लगभग 7:30 से लेके 8:14 तक वो एक ही सवाल सोल्व करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। क्या ये सवाल करने हैं आपको बाकी भी, हम्म, आगे बढ़े। एयर वापस से बताएं दीक्षा, देखो वापस से सुनो, बहुत इजी गोइंग सुनना, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए दिमाग में। क्लियर, क्लियर। नहीं, मैं इसलिए नाम लेता हूं कि आपको नाम याद रहे। इन नामों को मैं बाद में बताऊंगा वापस, जब अपना रिजल्ट टेस्ट होगा तब, क्योंकि ये उस समय फालतू का टाइम पास कर रहे थे तो इनके नंबर नहीं आएंगे और फिर कहेंगे केमिस्ट्री हमारी अच्छी नहीं हुई। तो हमें पता होना चाहिए ना कि अच्छी क्यों नहीं हुई। कल से आप जिस सिद्धार्थ को जो जानता होगा वो बोल देगा बेटा तू मजे ले रहा था इसलिए एग्जाम में तेरे मजे आ गए, है ना। समझ गए। एयर वापस समझते हैं अपन एक और बार। एयर का मतलब क्या होता है, एयर में सारी गैसों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है तो होमोजीनियस होती है, दैट्स इट। 21% हम बोलते हैं, वो 21% इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऊपर जाने पर वो 21% से कम हो गई, सपोज वो 19% हो गई, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। बस ये होता है पहाड़ पर। क्लियर। अब ब्लड की बात आई, बड़े मजेदार बात है ब्लड, जल्दी बोलो ब्लड। हम्म, ब्लड जो है वो क्या होगा, ब्लड आपका, फिर से बोलेंगे, ब्लड भी आपका हेट्रोजीनस होगा। आप में से कितने बच्चों ने 9th पढ़ी है,
ये मैं आपको सारे बेसिक्स नाइन्थ के पढ़ा रहा हूं, अगर याद हो तो नाइन्थ में एक टेबल आती है जिसमें लगता है सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते थे, पहला होता था ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता था कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता था आपका सस्पेंशन। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है आज जाकर नाइन्थ की एनसीईआरटी उठा के आप पढ़ेंगे जो मैं होमवर्क दे रहा हूं। जी मैं बता रहा हूं शशांक, प्लीज लेट मी फिनिश ना, प्लीज मुझे आप पहले पूरा करने देंगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। हैव पेशेंस। तो नाइन्थ के अंदर आपकी एक टेबल होगी एनसीईआरटी के अंदर, उसमें सॉल्यूशन के बारे में लिखा होगा। तीन तरह के होते हैं। पहला, बोलो, हाँ पहला कौन सा होता है? हाँ पहला, अरे अरे लिखो, फर्स्ट होगा ट्रू सॉल्यूशन। वेरी गुड। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, आंखों से नहीं दिखता। जैसे नमक को पानी में डिजोल्व कर दो आप, तो नमक को जब पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा? वो आंखों से नहीं दिखता नमक। दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन जितने भी होंगे वो सब होमोजीनस होते हैं। क्या होते हैं? होमोजीनस। फिर आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, लाइपोफोबिक और लाइपोफिलिक। क्या होते हैं बताओ? लाइपोफोबिक और लाइपोफिलिक। दोबारा बोलो, लाइपोफोबिक, लाइपोफिलिक। दोबारा बोलो, लाइपोफोबिक और लाइपोफिलिक। तो लाइपोफोबिक लाइपोफिलिक में, लाइपोफोबिक में आपको पार्टिकुलर साइज दिख जाएगा, लाइपोफिलिक में साइज नहीं दिखेगा, और पर वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता, इसलिए सारे कोलाइडल हेट्रोजीनस होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोजीनस। क्या होते हैं? हेट्रोजीनस। लाइपोफोबिक हो चाहे लाइपोफिलिक हो, सारे के सारे हेट्रोजीनस। क्लियर दोस्तों? तीसरा आया कौन सा? सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब जिसमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, आंखों से आराम से दिखाई देता है। तो आप देखो, खट से मिट्टी डाल दो, डिजोल्व कर दो। मिट्टी डाल के अगर आप डिजोल्व कर दोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, तो आप सोचो क्या होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ और मेरे करोड़पति, मिट्टी का साइज दिखेगा तो वो सस्पेंशन हमेशा ही हेट्रोजीनस होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा? समझ गए? तो यहां पर आपका क्या होगा? ब्लड जो है वो हेट्रोजीनस होगा, बिकॉज पहला तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। और दूसरा एक और बात हो गई कि ब्लड में आपने थोड़ा सा 9-10 में पढ़ा होगा, तो आपको पता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? जैसे प्याज होता है ना, प्याज, उसका एक छिलका तोड़ लो ऐसे हल्का सा और उसको पानी में डाल दो छोटे छोटे टुकड़े करके, तो जैसा जैसा दिखेगा तो आपको क्या नजर आएगा? तो प्याज का छिलका पानी में दिखाई देगा। ठीक है, प्याज का छिलका अगर पानी में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस वजह से ब्लड हमेशा क्या रहेगा? हेट्रोजीनियस। क्या रहेगा? हेट्रोजेनस। ठीक है, ये आपको नाइन्थ की एनसीईआरटी में से पढ़ना है, छोटा सा। आगे बढ़े, मिल्क। मिल्क आपका क्या होगा बताओ? मिल्क भी हेट्रोजीनस होगा। मिल्क भी क्या होगा? हेट्रोजीनस। क्लियर? हेट्रोजीनस क्यों होगा अब सुनो। जब मिल्क को गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं तो मलाई आ जाती है ऊपर, आया ना? मलाई आने का मतलब उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स वो ऊपर आ जाते हैं। बेटा रितिका, लाइपोफिलिक मतलब जिसमें पार्टिकल का साइज नहीं दिखेगा, लाइपोफोबिक जिसमें पार्टिकल का साइज दिखेगा। ये आप ट्वेल्थ क्लास में सरफेस केमिस्ट्री आएगी, उसमें सर पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। ये तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, कि इनके नाम तो पता हो एटलीस्ट, है ना? तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, दिस इज द बेसिक्स। इनके नाम पता हो बस, डेफिनेशंस मैंने बता दी, डिटेलिंग वहां आएगी। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब आपको बस ये समझना है कि जितने एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं उतने ही आएंगे अभी तक आपके, जितना भी आप 11th में पढ़ोगे, है ना। लाइपोफोबिक फिर से बोल दिया मैंने। फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर, यानी पार्टिकल दिखेगा, डरेगा, वो डिजोल्व नहीं होगा पानी में अच्छे से। और लाइपोफिलिक, फिलिक मतलब पार्टिकल का साइज नहीं दिख रहा है, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, हाँ ट्वेल्थ में भी हम आपको पढ़ाएंगे। मिल्क आपका क्या होगा? हेट्रो, क्योंकि उसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट ऐसे जो बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, टैप वाटर। टैप वाटर की अगर हम बात करें, नल के पानी में बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी होती है, डस्ट होती है।
तो बैक्टीरिया, मिट्टी, डस्ट जो है उसके पार्टिकल होने की वजह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, इसलिए टैप वाटर भी क्या होगा, हमेशा हेट्रोजीनियस। एफ क्या होगा बताओ, वापस से एफ तो एलिमेंट है, और अगर एलिमेंट है तो क्या होगा, ये प्योर। डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें अपन, बता सकता है कोई मुझे डायमंड और ग्रेफाइट क्या हो रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। डायमंड क्या होता है और ये क्या होता है, उससे पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो है एलोट्रॉप। ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं क्या होते हैं? एलोट्रॉप का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, जब एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। क्या बोला, जल्दी बताओ। जब एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन, कार्बन नेचर में, ध्यान से सुनना, कार्बन नेचर में आपके डायमंड की फॉर्म में है, ग्रेफाइट की फॉर्म में है, फुलरिन की फॉर्म में है। तो तीन फॉर्म में पाया जाता है, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, बोलो क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप एक्चुअली एलिमेंट ही होता है। एलोट्रॉप क्या होता है, एलिमेंट। तो जितना भी एलोट्रॉप होगा वो एलिमेंट होगा, वो प्योर होगा। तो अब कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है वो कौन से थे? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो अगर ये तीनों पूछी थी हैं तो आप क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। ये सब प्योर होंगे, जितने भी एलोट्रॉप्स आपको पता है। कोक एलोट्रॉप नहीं होता बेटा, है ना? हाँ, यही होते कार्बन के, वो तो क्या होती है, उसकी एमॉर्फस फॉर्म होती है ना? कोक नहीं होता बेटा, ठीक है। ये आपके क्या होगे, जितने भी एलोट्रॉप्स आपने पढ़े, कहीं भी आप एलोट्रॉप पढ़ो तो आप क्या बोल दोगे उसको, एलिमेंट और प्योर। कोल भी उसका एमॉर्फस फॉर्म होता है, उसको पाउडर बनाया जा रहा पीस करके, वो कोल होता है, ठीक है। ये हो गया। कोल्ड ड्रिंक बिफोर और आफ्टर शेकन बताओ फटाफट, चलो। कोल्ड ड्रिंक बिफोर और आफ्टर शेकन। हाँ, वाटर, अगर सिर्फ वाटर होता तो वो कंपाउंड होता और प्योर होता। अगर टैप वाटर बोलूंगा तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। यही तो सवाल समझने हैं आपको। अगर मैं वाटर बोलता बेटा मोहम्मद, तो क्या होता, बोलो, वो होता, हाँ, कोक कुछ नहीं, कार्बन एक कोयला है वो तो कार्बन को अलग से फॉर्म करके बनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कोल्ड ड्रिंक आफ्टर शेकन, तो पहले तो जब कोल्ड ड्रिंक बनती है उसमें क्या होता है, CO2 है या पानी है, या जो आपके फ्लेवर्ड, आपके जो है स्वाद के लिए कुछ भी जो डाले जाते हैं एसेंस, ठीक है, वो है, उन सबको ऐसे अरेंज करते हैं कि सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। CO2 भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर देखा हो तो। बहुत धीरे से अगर हम उसको खोलते हैं और पीते हैं तो पहला चरका चरका लगता है, लास्ट वाला सिप भी चरका चरका ही लगता है, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड CO, इसलिए वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो बिफोर, तो वो होमो होगा। लेकिन जब आप इसको क्या कर रहे हैं, आफ्टर, आफ्टर मतलब ऐसे ऐसे शेक करके खोल देंगे आप, तो ऐसे शेक करके खोल देंगे तो फक लगे से बाहर निकलेगा, सारी CO2 ऊपर निकल जाएगी। सारी CO2 अगर ऊपर निकल गई तो क्या होगा, नीचे तो CO2 है ही नहीं। जब हम पीते तो ऊपर का चरका चरका होता है, नीचे का तो मीठा मीठा लगता है। ऊपर का तो क्या लगता है, चरका चरका, नीचे का क्या होता है, मीठा मीठा। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तो रहा ही नहीं। इक्वल नहीं रहा तो क्या होगा, हेट्रो। मेरे हिसाब से अगर ये सवाल आ गए, सिर्फ ये वाली बात कर रहा हूं, तो सही कर दोगे, प्रॉमिस करो, हाँ या ना? सही कर दोगे, प्रॉमिस करो। RO वाटर दे दे तो आप क्या बोलोगे उसको, कंपाउंड है, प्योर है। मिनरल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि हम वाटर का कंपोजिशन देखते हैं, H2 वाटर का जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं ये, ठीक है, कि भाई वाटर
वाटर का मतलब सिंपल हो गया H2O, हमेशा एक ही सिंबल है। टैप वाटर मतलब नल का पानी, उसके लिए क्वेश्चन बनाया गया पर्टिकुलर वो, ठीक है। ऐसे अब आपको मेरा आरओ ये है, इसका आरओ बताओ, उसके आरओ का पानी बताओ, इसके आरओ का पानी बताओ, मेरे कुएं का पानी बताओ, उसके कुएं का पानी बताओ, मेरी बोरिंग का पानी बताओ, मेरे तो नाले का पानी लाऊंगा उसका बताओ। ऐसे सवाल नहीं बनते हैं, समझ रहे मेरी बात बेटा? ठीक है, H2O प्योर होता है। अब ये सवाल आप मुझे बताएंगे, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हैं, हीलियम यस, डायमंड बता सकते हैं यस, ग्रेफाइट यस, आयरन, एयर, अलॉय, टैप वाटर। आई थिंक अब अगर ये सवाल आएंगे एज इट इज तो आप बता दोगे, हाँ या ना? एक भी गलत नहीं होना चाहिए आईआईटी में अगर इनमें से सवाल आ गया तो। प्रॉमिस करो मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? जल्दी लिख के बताओ फटाफट। D2O लिया तो भी प्योर है? जल्दी जल्दी, कितनों को समझ में आ रहा है एक बार लिख के बोलो, यस सर यस सर यस सर, समझ में आ रहा है सर, जल्दी। फुलरिन एलोट्रॉप है बेटा, फुलरिन एलोट्रॉप। एलोट्रॉप की डेफिनेशन लिख लो, क्या है? एलिमेंट जब डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, सर आपसे पढ़कर मजा आ जाता है, वाओ सर, समझ में आ रहा है, ट्रू सर, यस सर यस सर, आ रहा है सब समझ में, अंडरस्टूड, क्रिस्टल क्लियर, यस सर। ह्यूमन बीइंग कंटेन डिफरेंट एलिमेंट, आयुष क्या हुआ? सर मजा आ रहा है, कार्बन फाइबर एलोट्रोप, नहीं यार एलोट्रोप ऐसे तुम्हारे मन से थोड़ी होंगे, तुम पत्थर खोद के ले आओ बोलो मेरा एलोट्रोप। नेचर में जो साइंटिस्टों ने निकाला है उनको एलोट्रोप का है, उनको भी बोलेंगे। तीन स्टेप है उसकी, पहली बताओ कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। ठीक है, अभी 11th में आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लिया करो, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप अपने आप चीजें सीखोगे तो आपके सारे डाउट हट जाएंगे। ये क्या है, ये सब आपके दिमाग में जो सही तरह से चीजें नहीं बैठी हुई है ना, उनको निकालने के लिए तो ये पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। अब जब हम पढ़ाते अभी पीरियोडिक तो सारे गलत कॉन्सेप्ट आप उस पीरियोडिक में लगा देते, तुम भी सर फोड़ लेते, मैं भी सर फोड़ लेता, मैं समझाता तुम्हें समझ में नहीं आता। तो कुछ चीजें आपको बता रहे ना, अब देखो 4 बार मैंने एलिट्रॉप की डेफिनेशन बोली है, लेकिन अभी भी एक बच्चा लिख दिया एलिट्रॉप की डेफिनेशन। ये प्रॉब्लम होती है 11th में, और इसी वजह से 11th का जो है वो बाद में क्या होता है? सर बैकलॉग हो गया है, सर प्लीज सर हेल्प मी, सर हम आपसे करते हैं, सर हम आपसे अपनी कक्षा में पढ़ते हैं, सर हम आपका ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सर प्लीज सर हेल्प मी। अबे सो रहा था क्या जब 4 बार डेफिनेशन बोली है तो? अच्छा, कई बच्चे अपने मन से सवाल बनाएंगे, अब बोलेंगे मैं पेट्रोल मिला दूं अगर मान लीजिए पानी में तो क्या होगा, अभी बताएंगे, पेट्रोल भी बता देंगे, ठीक है। अब हम सवाल पूछेंगे थोड़े चार और, ले पेट्रोल मिला दे। पहला, वाटर प्लस शुगर पूछेगा, वाटर प्लस ऑयल पूछेगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको सोचना है। वाटर प्लस सॉल्ट पूछेगा, है ना, वाटर प्लस CCl4 पूछेगा, और वाटर प्लस अल्कोहल पूछेगा। दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। आपको बताना है कि अब ये क्या होंगे, चलो बताओ। हाँ बेटा, वी आर मिक्सचर, यस, यस आयुष, यस मिक्सचर ही होगी बेटा। आयुष बहुत बहुत देर से लिख रहा था, पर वो आधा नीचे कट जाता था, और जब दोबारा रिफ्रेश होता था ऊपर भग जाता था तेरा कमेंट। ये करो आयुष बेटा, बता दिया ना मैंने। हाँ, आपको सब लिखने हैं, जल्दी 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 जल्दी। यस, अच्छा फीडबैक क्या है चलो, कितनी क्लासेस चल रही है तुम्हारी? तुम्हारी क्लासें किस किस सब्जेक्ट की चल रही हैं? एक एक सब्जेक्ट का फीडबैक दे दो फटाफट फटाफट, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा होगा इस बार तो, चमक चमक। केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से करनी है बेटा। हम्म,
सारे सब्जेक्ट मस्त हैं। अरे वाह, जल्दी 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 एक बार फीडबैक दे दो जल्दी। वाह, लास्ट कोचिंग में मजा नहीं आता था पर यहाँ फील आ रही है। अरे वाह, आदित्य ने लिखा है ये कमेंट, क्या आप सोच सकते हैं? वाह, थैंक यू आदित्य। बहुत मस्त मजा आ रहा है। सब लोग बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट पढ़कर मजा आ रहा है। मत पढ़ना किसी चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। क्या डायलॉग बनाया अक्षत ने यार, गजब, बहुत मस्त। वाह, एक एक सर से मजा आ रहा है। अरे वाह, रिकॉर्डेड क्लास बस चला गया। फिजिक्स में एक ही आदित्य थोड़ी है। अच्छा ओके सॉरी। अपनी कक्षा में दिल गार्डन गार्डन हो गया है। क्या डायलॉग है शशांक, गजब डायलॉग बनाया है भैया, गजब। चलिए चलिए वापस से पढ़ते हैं फटाफट। यार हर्ष, ये तो गलत बात है यार, दिल तोड़ दिया तेने यार हर्ष। विजय सर ओपी, बाकी सब टोपी। अरे क्या डायलॉग है, गजब। पर हर्ष, दिल तोड़ दिया यार तेने। कुंदन, दिल तोड़ दिया यार। और एक एक सर से मजा आ जाता है। अरे वाह, गजब। हर्ष, दिल तोड़ दिया यार तेने। चले बड़े फटाफट, चलो। मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है हिंदुस्तान में टक्कर में। गजब। ईस्ट या वेस्ट, विजय सर इज द बेस्ट। अरे वाह, थैंक यू। चलिए, वाटर प्लस शुगर। अब देखो, शुगर मतलब शक्कर होती है। शक्कर को पानी में डाल के डिजोल्व कर दो। डिजोल्व करके आप देखो पूरी शक्कर घुल जाती है। अगर पूरी शक्कर घुल गई है तो बताओ क्या हुआ? पूरी शक्कर अगर घुल गई तो इसका मतलब क्या होगा? वो होमोजीनस, क्योंकि वो सारी तरह हो जाएगा। ऑयल, आप बताओ, तेल, तेल को अगर पानी में डाल दें, तेल को पानी में डाल दे तो क्या होगा? तेल को पानी में डालते ही आपका तेल तो ऊपर रहेगा नहीं, ऑयल तो ऊपर रहेगा, तो डिजोल्व ही नहीं होगा। अगर वो डिजोल्व नहीं हो रहा तो आप क्या बोलोगे उसको? हिट्रो। क्या बोलोगे आप इसको? हेट्रो। हाँ या ना? इधर बताओ, सॉल्ट, नमक होता है सॉल्ट, मतलब सॉल्ट को पानी में डाल के डिजोल्व कर दो। डिजोल्व करते ही आपका तो सारा डिजोल्व हो जाएगा। क्या होगा वो? होमो। CCl4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोबारा से बोलो। सर्वेश। हाँ बेटा, वेरी गुड, थैंक यू फॉर माय अप्रिसिएशन। अब आपके नंबर कम आएंगे तब हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप पापा मम्मी से बात करते होंगे, आप खाना भी खाते होंगे, है ना? जी सर्वेश, तब आप, मैं भी यही कहूँगा फिर, है ना? वाओ, यहाँ बताओ फटाफट से क्या होगा? वाटर प्लस CCl4 डाल देंगे तो क्या होगा? CCl4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो, दोबारा बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व होते हैं, पानी में नहीं। तो यानी कि डिसॉल्व नहीं होंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे तो क्या होगा? हेट्रो। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? हेट्रो। अब ये वाला आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होमो होता है क्योंकि इसके अंदर एक खास चीज हो जाती है, और वो खास चीज ये है कि जब आप इस अल्कोहल को पानी में डालते हो तो अल्कोहल पानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि पानी के साथ वो H बॉन्डिंग कर लेता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो अल्कोहल है पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा इथेनॉल, हाँ अल्कोहल, और पूरी तरह से डिसॉल्व होने की वजह से ये होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती होगी, और ये सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, तो आई होप आप कर देंगे। ठीक है, ये सारे सवाल मैंने आपको भी दिए थे, ये लिखे हुए हैं आपके एज इट इज, प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं बेटा। हाँ, अल्कोहल ऑर्गेनिक है फिर भी वो होमोजीनस बना रहा है, यही सवाल है हमारे मन में। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि अल्कोहल H बॉन्डिंग बना लेता है और इसकी वजह से वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, सिंपल है। CCl4 एक नॉन पोलर कंपाउंड है, हाँ पोलर नहीं है बेटा, नॉन पोलर है, हाँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक देखो, एटम का रिप्रेजेंटेशन।
क्या बोला जल्दी बताओ। एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखो एक्स, यहां आपका जेड आएगा, यहां ए आएगा, तो ये जो जेड होता है इसको कहते हैं हम एटॉमिक नंबर, और ए बराबर होता है आपका ये एटॉमिक नंबर। क्या बोला जल्दी बताओ। हाँ आयुष बेटा, आज दूसरी ही क्लास है, हम फास्ट भी पढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, हम जेई मेंस का पीवाईक्यूज भी कराते हैं, सब कुछ होगा, लेकिन आप सलाह देंगे तो आप सीख कैसे पाएंगे। आप समझ रहे हो ना बेटा, प्लीज आप सीखने आए, सलाह देने नहीं आए ना। हाँ ज्ञान लेने आए हो, ज्ञान देने नहीं आए हो, तो अपना ज्ञान अपने पास रखो, टीचर को पता है कैसे पढ़ाना है। दूसरी क्लास है, धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, बच्चा पैदा होते उसको ठूस ठूस के नहीं खिला देते कि तू खा ले जल्दी से, आईटी देनी है तेरे को, है ना बेटा। आगे बढ़े, चलिए, तो मेरा सवाल यह है कि जेड क्या होगा यहाँ, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक तो ये 11th में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ सीखने पे दिमाग लगाओ जो पढ़ाया जा रहा है पेशेंसफुली। अब यहां पर आपका, ये आपका एटॉमिक नंबर नहीं है, मास है, सॉरी, मास नंबर, ठीक है, तो ये मास नंबर होगा। अब अगर आप देखोगे तो ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के बताओ, बेटा मैं आपको सब इसलिए सिखा रहा हूं कि अभी डीपीपी देंगे, आपको होमवर्क देंगे, सॉल्व नहीं होगा, फिर डिप्रेस हो जाओगे आप मेरी बातें सुनो ध्यान से। अगर आप मेरी हर बात को बस ध्यान से सुनोगे, ये मत देखो कि तेज पढ़ा रहे कि धीरे पढ़ा रहे, आप सुनो, समझो और अपने अंदर दिमाग में लाओ, ताकि जब मैं होमवर्क दूं तो सारे सवाल एक साथ हो जाए फटाफट। ठीक है रौनक, कर लेंगे बेटा। यस, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब ए माइनस जेड, क्या आएगा, ए माइनस जेड। तो यहां पर आपका क्या आएगा, ए और जेड, कर लेंगे सवाल। अच्छा अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, एटम के बाद आपके आइसोटॉप्स, एक टर्मिनोलॉजी आती है, बताओ आइसोटॉप क्या होता है। ये टर्मिनोलॉजी आपको सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल आएंगे तो आप उलझना नहीं है। हाँ मॉड्यूल अपलोड कर देंगे बेटा, हाँ ठीक है। जल्दी बताओ आइसोटॉप्स क्या होता है। हाँ आइसोटॉप्स, एटॉमिक नंबर सेम बोल रहे हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, बोलो, आइसोटॉप क्या होंगे बताओ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं 1H1, 1H2, 1H3, इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम ड्यूटीरियम और इसका नाम ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं, ये हाइड्रोजन के क्या है, तीन आइसोटॉप्स। हम्म, ये क्या है, तीन आइसोटॉप्स। हम्म,
ठीक है, अब इधर देखो, आवाज आ रही है? मास होता है, वो मास नंबर बोल रहे हैं हम, एक बच्चा लिख रहा है एयू में होता है, वो मास होता है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मास नंबर। चलो बताओ फटाफट। अब देखो मैंने एटम की डेफिनेशन भी लिख दी इसीलिए आपके लिए, कि एटम किसे कहेंगे, अगर आपसे पूछे तो बोल दोगे एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड दे आर मेड अप ऑफ स्टिल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, मुझे ना ये वाली चीज आप याद करके बताना। ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास आपको आते हैं या नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद होने चाहिए आज के बाद, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। आप मुझे ये नहीं कह सको कि मेरा 9th बैकलॉग है, मेरा 10th बैकलॉग है। जितना हम बता रहे हैं उतना दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए। हाँ है ना? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, हाँ फिट होना चाहिए, प्रॉमिस करो। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, जे जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नोटेशन होता है ये, सिंबल होगा ये। मास अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर 31 लिख देता तो किलोग्राम, या 1/1837 ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन का। देखो मास और मास नंबर में तेजस्विनी डिफरेंस बताएंगे फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर। मास नंबर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर होता है, और मास अगर निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन जितने थे उनका मास लिख के मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू आती है। तो मास अलग हो जाता है ना, इसलिए पॉइंट्स में चेंज हो जाता है। देखो ये रहा, बस जैसे मान लो 5 प्रोटॉन है, तो 5 प्रोटॉन को हम एक मान के मल्टीप्लाई करके 5 लिख दें मास नंबर में। लेकिन अगर मास लिखूंगा तो मैं 5 इंटू ये मास लिखूंगा जो लिखा होगा अभी इसका। समझ में आया तेजस्वनी? समझ में आया? हाँ। अब देखो फटाफट, नेगेटिव चार्ज होता है, अमाउंट, नोटेशन कुछ नहीं होता। नोटेशन मतलब दिखाने का तरीका, नोटेशन का मतलब क्या रहेगा, दिखाने का तरीका। ये आपका अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करो तो सबको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। या ऐसे भी आप बोल सकते हो इसको, ये वाली यूनिट याद रखना है, हमारे बहुत काम आएगा ये। ठीक है, क्या आएगा, -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का फुल फॉर्म बताओ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हाँ अलग अलग होते हैं आर, बिल्कुल ये दोनों अलग अलग होते हैं, आइसोटॉप्स और हेलोट्रॉप्स अलग अलग होते हैं। ठीक है आर बाबू, आर 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 अलग होते हैं आइसोटॉप, मत लिखो अब इतना, एक बार बोल दिया ना। ESU 4.8 इंटू 10 के, अच्छा यहां पर करेक्शन है, ये प्लस आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां, क्योंकि प्रोटॉन आप सबको पता है कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इसका भी देख लो आप, 1.67, यहां 6 7 में ये हट जाएगा 7। ठीक है, हल्का सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब मुझे बताओ कि प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने की थी? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है आपको, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। याशिका, ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, याशिका। याशिका, अंकित फुल फॉर्म बताओ बेटा, क्या हुआ? ESU का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये जो रदरफोर्ड थे ना, रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है इसके बारे में बताया था, और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वही आपका क्या होता है, प्रोटॉन। तो इसलिए प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। गोल्ड स्टीन जो थे उन्होंने किसकी की थी? एनोड रेज की। किसकी की थी? एनोड रेज। किसकी की थी? बोलो, एनोड रेज। ठीक है, तो कंफ्यूजन हट गया। इधर आ जाओ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज 0 होता है, और ये इनसाइड होता है ना? हाँ, ये देखो ये लिखा हुआ रदरफोर्ड। उसके बाद मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम बता ही दिया आपको, एक्स यहाँ जेड है, यहाँ ए है। इसके बाद मैंने अभी आइसोटॉप भी बता दिया आपको क्या होता है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट विच हैज सेम नंबर बट डिफरेंट मास।
अब अगला आएगा आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होता है बताओ? आइसोबार, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर। मास नंबर सेम होना चाहिए, बस एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये आर्गन है, आर्गन का जो है एटॉमिक नंबर है 18, मास नंबर 40। कैल्शियम का ये 20, मास नंबर 40। तो समझ में आ गया अपने आप ही, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, आइसो बार। आइसो बार के बाद आता है अगला आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहेंगे बताओ? जिसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपका -3 है, O-2 है, F- है और नियोन है। आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 7। अगर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ये जोड़ दिया नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ओ ऑक्सीजन पर कितना होता है? 8। 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 10। एफ में 9, एक और जोड़ दिया तो कितने हो गए? 10। और नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। तो ये सारे के सारे क्या हो गए बताओ? ये सारे के सारे क्या हो गए? एटम के मास में इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकाला जाएगा। आपसे कोई पूछे एटम में इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं काउंट किया, तो क्या बोलोगे? बोलो, नेग्लिजिबल। तो सबका देखो 10 आ रहा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया। लेकिन नाउ आजकल क्या हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सटेंडेड टू द कंसिडर दैट द सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। मतलब आजकल लेटेस्ट और डेफिनेशन आ गई कि अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ गए, दोबारा बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ में आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा? उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। तो अगर सवाल में ऐसा आ गया कि 4 ऑप्शन में पहला ऐसा सेट है जिसमें सारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उसी को करोगे आप। हाँ या ना? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, उसी को बोलोगे आप। क्लियर? लेकिन अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है किसी में, तो क्या होगा? आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फिर कैलकुलेट करोगे। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, तो आप बोल दोगे कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसोटोप अलग होते हैं ना वैभव, एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन सिंपल है ना निशित? सवाल में क्या आएगा? सिंपल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर मान लो 4 ऑप्शन देख रहे हो और उसमें नहीं है, तो क्या मतलब निकला? 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो फिर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये लिखा हुआ मिल जाएगा सुशांत, मैंने आपको बताया था। ये सारी पीपीटीज आपको एज इट इज मिलेगी विद एग्जांपल। आप इन्हें याद करके आएंगे, एग्जांपल चेक करके आएंगे, और फिर आप करोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे देखते हैं, ये हम आगे चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग वहां पर आएगा, इसलिए इस डेफिनेशन को अभी अब बस आप ध्यान रखो कि एक लेटेस्ट डेफिनेशन और होती है। अभी आपसे कोई सवाल इस पर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये बस इतना सा होगा कि ये डेफिनेशन आपको पता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। गावेश, रिदन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं बताओ? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। अंकुश, ये वाली लाइन आपको समझनी नहीं है, इसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक डेफिनेशन और है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी देखते हैं। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। आपने सिर्फ ये पता किया कि ये होता है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ या ना? बोलो भाई। वाह, गजब स्पीड है सर्वेश। राग, ये डेफिनेशन है बस एक। राग समझ में आ गया? इसमें कैसे निकालेंगे हम आगे बताएंगे। समझ में आया दोस्त? राग, वाओ। अगला देखो, अब जो डेफिनेशन आएगी वो इंपॉर्टेंट है, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर में कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे सेम, और नंबर ऑफ एटम भी देखना है सेम। दोबारा बोलो, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होने चाहिए? सेम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए सेम। जैसे अगर हम बात करें, क्या है CO2 और N2O, ये आइसो स्तर हैं क्या? तो सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ एटम इसके कितने हैं? 3। यहां देख के बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3।
अगर ये 3 है तो इसका मतलब क्या निकला, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है, लेकिन अब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट करने हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम आएंगे तब आइसोस्टर होगा वो, तब क्या होगा वो, आइसोस्टर, वरना आइसोस्टर नहीं है अभी। ठीक है, तो अब चेक करें फटाफट। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 कर दिया, टोटल करेंगे तो 22। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7। 2 कर दिया, और इसमें ऑक्सीजन में 8। तो अगर इनको देखेंगे तो कितना हुआ, 14 + 8 यानी कि 22। क्लियर, इसका मतलब क्या निकला, बोलो, कि 22 और 22 है तो आइसोस्टर सेम। क्लियर, तो यानी कि सीधी ये दोनों आइसोस्टर्स हैं। ठीक है ना, इसमें एग्जांपल नहीं था इसलिए मैंने ये वाला कराया। ठीक, आइसोस्टर के बाद अगला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोडायाफर। क्या आएगा बताओ, आइसोडायाफर। आइसोडायाफर क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। देखो इधर, आइसोडायाफर का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। n-p जो है उसका वैल्यू सेम आना चाहिए। समझ रहे हो, किसका वैल्यू, n-p। देखो क्या लिखा उसने, स्पीशीज हैविंग सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। स्पीशीज हैविंग, बोलो, स्पीशीज हैविंग सेम, स्पीशीज में सब आ जाते हैं फिर, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, सब, इन सबको मिला करके कंबाइंड क्या बोल देते हैं, बोलो, स्पीशीज। स्पीशीज हैविंग सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी n-p की वैल्यू सेम आ जाए। इस n-p की p का एक नाम होता है न्यूट्रॉन एक्सिस, यानी क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रॉन एक्सिस, या इसको आइसोटॉपिक एक्सिस भी बोल देते हैं, न्यूट्रॉन एक्सिस या आइसोटॉपिक एक्सिस। जल्दी बोलो, न्यूट्रॉन एक्सिस या आइसोटॉपिक एक्सिस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये फास्फोरस दिया उसने, फास्फोरस में लिया उसने 15 और 31। हमेशा यहाँ एटॉमिक नंबर आएगा, यहाँ पर आपका मास, Cl में 17 आएगा और ये 35। दिमाग की बत्ती जलाते हैं, सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो 15 ही है, न्यूट्रॉन निकालोगे तो 31 - 15 करो, कितना आ रहा है, 16। तो हमें पूछा गया था n-p की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो 16 - 15 करो, 1। उधर आओ, p कितना है, 17। n निकालना पड़ेगा तो 35 - 17 करो, 18। तो n-p करो, तो 18 - 17, 1, यानी दोनों की वैल्यू 1 1 आ रही है। अगर 1 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा बताओ, दोनों आइसोडायाफर हैं एक दूसरे के। क्या है दोनों एक दूसरे के, आइसोडायाफर। क्या है एक दूसरे के, आइसोडायाफर। बेटा आज जाके आप अपने दोस्तों से पूछना, मचा देना हल्ला हर एक गली मोहल्ला। आपको अपने दोस्तों से पूछना, ध्यान से सुनना, सब नोट्स में मिल जाएगा ऐसा का ऐसा DPPs। हम्म, सब कुछ पूछना है आज आपके दोस्त को, और सारे दोस्तों को निपटा देना कि तेरे पढ़ा था ना, अब तू बता बेटा कितना इंटेलिजेंट है। पूछ रहा कौन टॉपर है तुम, ठीक है, चल बता क्या आता है तेरे को आज। समझ रहे, तबाही मचा देना, गर्दा मचा देना, गर्दा एकदम से, गर्दा मचा देना, एकदम से निपटा देना, भयंकर वाला। आइसोटोन किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो, बोलो, आइसोटोन। अरे n-p कोई कांस्टेंट नहीं है, मैं सीधा सा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, n-p कोई कांस्टेंट नहीं है। हर्ष कह रहा है ब्लर ब्लर दिख रहा है, भैया जल्दी से जाओ
और जा करके जो है आंखों के डॉक्टर को दिखाओ, इससे पहले कि ब्लर ब्लर दिखना भी बंद हो जाए, चश्मा आपकी आंखों पे आ जाए। ठीक है, जल्दी जाओ भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ब्लर ब्लर दिखना भी बंद हो जाएगा। आइसोटोन किसे कहते हैं बताओ? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नॉन एज आइसोटोन। आइसोटोन उसे कहेंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। ठीक है, टैप वाटर एक मिक्सचर है मनीष, अभी तो बताया बेटा, अगर वाटर बोले तो कंपाउंड होगा। ठीक है, टैप वाटर क्या होगा बोलो? आज डीपीपी 1 करनी है? नहीं, मैं जब बोलूंगा तब करना भाई, फिर अचितन्य आप अपने मन से कर दोगे और आपसे सवाल नहीं होंगे। आप बोलोगे सर हमसे सवाल नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अरे क्वेश्चन बनने लायक तुमको सिखाया ही नहीं गया है, क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? अपने मन से ही अगर तुझे आ जाएगा तो क्लास में क्यों आएगा? ठीक है, ब्लड क्या होता है? खून होता है। देखना है, कट लगाओ, देखो ये रहा खून निकल गया। अरे ब्लड में एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, अभी तो पढ़ा है था, समझ रहे हो? क्या होता है? हेट्रोजी। शीट नहीं करनी अभी, हम बोलेंगे जब करनी है। आज बस इतना पढ़ाया उतना याद करना है अच्छे से। क्या बोले जल्दी बता? जितना आपको पढ़ा, देखो आपको अगर अच्छी रैंक लानी है ना, तो सिंपल फंडा बताता हूँ, जितना क्लास में बताया गया उसको अच्छे से पढ़ो बेटा, ईमानदारी से पढ़ो। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके बारे में सर्च करो, देखो उनको कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी बात को ब्लाइंडली फॉलो करो। उनके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताओ, जहां तक फैला सकते हो फैलाओ, ताकि आपको ऐसा लगे, आप प्रिविलेज फील करो, आपके फ्रेंड्स ये फील करें कि यार ये किन से पढ़ रहे हैं और हम किन से पढ़ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको फील आएगा, और आप अपने अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आप वो फील करेंगे कि जो बच्चा यहाँ पर इतना खर्चा करके पढ़ रहा है, आपका दोस्त, वो मटेरियल आपको आपके घर पे मिल रहा है, वो एक्सप्लेनेशन आपको घर पे मिल रहा है, उससे बेटर एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको अवेयरनेस मिलेगी, टेस्ट पेपर की क्वालिटी आपको उनसे अच्छी मिलेगी। समझ रहे हो बात को? तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने आप को ये फील नहीं करोगे कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, मेरा तो क्या होगा। आपके अंदर ये फील नहीं, वो नहीं आएगी नेगेटिविटी की, इज दिस पॉसिबल टू गेट टॉप रैंक इन ऑनलाइन। हमारा तो ध्येय क्या है? अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। क्या बोला जल्दी बताओ? अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। और एक बात बता दें आपको, जो बच्चा 11th से ईमानदारी से पढ़ता है ना, वो बच्चा 12th में बहुत अच्छी रैंक लाने के लायक अपने आप को तैयार कर लेता है। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, टीचर्स पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, उनके कंटेंट को पढ़कर नहीं आएंगे, क्लास में रेगुलर नहीं रहेंगे, लाइव क्लास में रेगुलर नहीं रहेंगे, तो आप अपने आप को नुकसान में लेते जाएंगे, आप पीछे होते चले जाएंगे, आप पीछे होते हुए चले जाएंगे। अगर आप पीछे होते हुए चले जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? समझ रहे हो ना मेरी बात को? हमें पीछे नहीं होना, हमें तो आगे होना है, क्योंकि अपना टैगलाइन क्या है? अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। क्या टैगलाइन है बताओ? अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। उसके रूल्स बता दिए मैंने आपको। होमवर्क जब दे तभी करना। 11th वालों के अंदर क्या कूट कूट के एनर्जी भरी होती है, बोले आप फोड़ देंगे आज ही, कौन सी रैंक लानी है तुम ये बताओ पहले। 11th वाले एकदम बादशाह होते हैं, बोले यार स्कूल का टॉपर मैं ही था, आपको पढ़ाना आता ही नहीं आता। आर यू कैपेबल टू टीच मी? क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो? क्या आपके नोट सफिशिएंट है? क्या आपका जो टेस्ट है इज दिस सफिशिएंट फॉर मी? ऐसे सवाल आते हैं 11th वाले को। बताओ, 2 महीने निकल जाए तो फिर बोलेगा सर कैसे पढ़ें जरा बताओ ना सर, रैंक लाना है सर। सर आप जो बोलेंगे हम करेंगे सर। सर बैकलॉग क्रिएट हो गया है सर, कैसे कवर करें सर? प्लीज़ सर आपका 5 मिनट सर हमारा ज़िंदगी बदल देगा सर, प्लीज़ बताइए तो सही। तो ऐसी नौबत ही मत आने दो ना, चिल्ला चिल्ला के हम पहले ही बोल रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि हम अच्छी रैंक लाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। इसका नाम होगा क्वांटम नंबर। क्या? क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये शीट में अपलोड करा दूंगा, आप यहां तक पढ़ के आना, अच्छे से याद करके आना।
DPP 00 याद कर लेना, बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई ध्यान से सुन ले, बैकलॉग क्रिएट नहीं करना किसी भी कीमत पे, याद करके आना अच्छे से इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।